हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में पता करेंगे। सबसे पहले ये इसने दिया और किस तरीके से ये बनता है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोहर ने एक्सप्लेन किया, जिसमें इसने बताया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। तो इसने सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब निर्वात नलिका ली, जिसमें इसने दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स को रखा और उसको हाई वोल्टेज से अटैच किया। हाई वोल्टेज मतलब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, इससे अटैच किया और इसके अंदर भर दी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भर दी, H2 गैस। हाइड्रोजन गैस इसके अंदर भरने पर जब इसको हाई वोल्टेज दिया गया, हाई वोल्टेज देने पर हाइड्रोजन गैस के अंदर एक आर्क उत्पन्न होती है, जो रेड रे के रूप में, लाल किरण के रूप में बाहर निकलती है। क्या किया गया? सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब, निर्वात ट्यूब ली गई, जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया गया दोनों तरफ। जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को अटैच किया गया, ये दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स को अटैच करने के बाद इसमें हाइड्रोजन गैस फिल की गई। हाइड्रोजन गैस फिल करने के बाद जब इसको हाई वोल्टेज दिया गया, तो इसमें से रेज उत्पन्न हुई, जो आर्क के रूप में उत्पन्न हुई। ये रेड रे के रूप में निकली। अब ये जो रेज थी, इन रेज को, ये जो रेज थी, इन रेज को एक प्रिज्म में से गुजारा गया। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विजिबल रेज को अगर हम प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो वो रे बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ में या रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम नॉर्मली जानते हैं कि विबग्योर के नाम से हम जानते हैं कि विबग्योर कलर में ये डिवाइड हो जाती है, जिसमें इसकी तरंग दैर्ध्य वॉयलेट कलर की सबसे कम होती है और रेड कलर की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ये जो वेवलेंथ के रूप में फॉर्म हुई है रेज, जब इनकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की गई, तो ये इनमें देखा गया कि ये बहुत सारे बंडल की फॉर्म में है, गुच्छे के रूप में है। किस फॉर्म में है? बंडल की फॉर्म में। जैसे एक रेज इस तरीके से है, एक रेज यहाँ पर इस तरीके से, बहुत सारी रेज मिलकर गुच्छा बना रही है इस तरीके से ये क्या, बहुत सारे गुच्छे के फॉर्म में देखी गई। इसे कहा गया लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहा गया? लाइन स्पेक्ट्रम कहा गया। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। इसे लाइन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर इसको किस तरीके से विभक्त किया गया, तो उसके बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन का एटम ही क्यों लिया गया इसके अंदर? क्योंकि जब हम इसका एक एटम बनाते हैं, तो ये इसके अंदर एक ही शेल होती है और एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन के अंदर 1h1, यानी इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी फॉर्म में या स्पेक्ट्रम बनेंगे उसके, तो उसको पढ़ने के लिए क्या होगी? आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, इसलिए हाइड्रोजन को लिया गया। दूसरे अगर एटम्स लेते, तो दूसरे एटम से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर शेल में अलग अलग शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अगर जिनका स्पेक्ट्रम अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको आसानी से समझने के लिए हाइड्रोजन लिया गया। जब इस हाइड्रोजन एटम के डायग्राम में हम देखें, जब
हाइड्रोजन को एनर्जी दी जाती है, तो जैसा कि हमने बोहर मॉडल में देखा था कि किसी भी एटम को एनर्जी देने पर उसके इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या एमिट करते हैं। अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो वह लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप करते हैं, और अगर एमिट करेंगे तो क्या करेंगे, हायर लेवल से लो लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। ये क्या है, ये जो हमने बनाई है ये है शेल्स। क्या है, शेल्स। कक्ष भी कहते हैं, कोश भी कहते हैं और ऑर्बिट भी कहते हैं, सभी इनके नाम हैं। और इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, ऊर्जा स्तर। ये ऊर्जा स्तर में जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो जब एब्जॉर्ब करने पर वह लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, और वह कुछ क्षण के लिए ही करता है, 10⁻⁸ सेकंड के लिए ही करता है, और पुनः कहाँ आ जाता है, अपनी पहले वाली अवस्था में जहां पर वो व्यवस्थित था वहीं पर आकर आ जाता है। जब ऐसा होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और हाई लेवल में जंप करता है, और जंप करने के बाद जब वो एनर्जी को एमिट करेगा, हायर लेवल में जाएगा, तब तो वो क्या करेगा, ऊर्जा को अवशोषित करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और हमने बोहर मॉडल के अंदर ही पढ़ा था कि अगर वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रहा है, एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो वह एनर्जी क्या करता है, एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। उत्सर्जित करते समय यह बहुत सारी सीरीज में रेज में क्या होता है, बंडल ऑफ रेज में विभक्त होता है, यानी उसके अंदर से बहुत सारी विकिरण को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। इन्हीं विकिरणों को आगे स्पेक्ट्रम के रूप फॉर्म में देखा गया, जो कि निम्न हम इसके अंदर देख लेते हैं कि किस तरीके से इसने इसको विभाजित किया अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अंदर। तो हम एक डायग्राम से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे ये, ठीक है। यहां पर एनर्जी लेवल और शेल और ऑर्बिट, कुछ भी कह सकते हैं, कक्ष, कोश, ठीक है। ये हमने इसको नाम दिए 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4th शेल, 5th शेल, 6th शेल, 7th शेल, और ये माना 8th नंबर शेल। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7, n = 8। इन्हें इस तरीके से हमने इसको डायग्राम में बना लिया। अब स्पेक्ट्रम में बंडल की फॉर्म में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बंडल की फॉर्म में रेज किस तरह से विभक्त होती है, और वो किस तरह की रेज को उत्सर्जित या एमिट करती है। तो उसकी वहां कोई अगर एटम, पहली शेल, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन पहली शेल में गिरा हुआ है और वह उच्च ऊर्जा स्तर तक जाता है, तो किस तरह की श्रेणी बनती है, तो उस तरीके से इसने ये बताया कि इस तरह की श्रेणी बनती है। इस तरह की, जो एक विकिरण उत्सर्जित करती है, और ये जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट रेज की फॉर्म में करती है। पर जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल से अदर हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है और वापस उसी सेल में आता है, तो अलग अलग एनर्जी
एमिट करता है। यह किस फॉर्म में करता है? यह विजिबल रेज ही फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में? विजिबल रेज। इसका नाम है बामर सीरीज। बामर ने इसको दिया इसलिए इसका नाम बामर सीरीज, अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया इसलिए इसका नाम भी, इनके नाम भी अलग अलग रखे गए। वैसे ही जब थर्ड शेल की बात होती है कि थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है तो उसको दिया पार्शन ने, जिसको कहा गया पार्शन सीरीज। ये इंफ्रारेड रेज एमिट करता है। क्या नाम है? पार्शन सीरीज। अगर यही इसको ही आगे चले तो फोर्थ सेल के अंदर का इलेक्ट्रॉन अगर हायर शेल में जंप करके वापस उसी के अंदर आता है तो उससे भी इंफ्रारेड आईआर रेज निकलती है, जिसको ब्रैकेट सीरीज कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। और ऐसे ही अगर फिफ्थ सेल के अंदर का इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसको वो भी इंफ्रारेड आईआर रेज ही एमिट करता है और इसे कहते हैं फुंड सीरीज। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर रेज ब्रैकेट की फॉर्म में किस किस टाइप की रेज को, कितने प्रकार की डिफरेंट रेज को एमिट करती है और किस शेल में एमिट करने पर कौन सी रेज आती है। इसको अलग अलग नाम दिया गया, लाइमन, बामर, पार्शन, ब्रैकेट, फुंड। इसको हमें याद रखना है। ये एनर्जी लेवल है। एनर्जी लेवल में जब पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है और उसी में वापस आता है तब एनर्जी एमिट होती है। एमिट होने पर एक बंडल की फॉर्म में, गुच्छों की फॉर्म में रेज क्या होती है? एमिट होती है और उसे अलग अलग रखा गया, जिससे अलग अलग क्या कहा गया? स्पेक्ट्रम कहा गया। इसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तीनों इसके ही नाम है। यह है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बोहर मॉडल का एक्सप्लेनेशन।